हेलो दोस्तों, अशोका सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जैसा कि सर ने पहले बोला होगा आपसे, 1 तारीख से ही हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से डिले हो गया। लेकिन अब प्रॉपर आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेंगी। हिस्ट्री शुरू करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं सर्वेश गोस्वामी, कंटिन्यू हम भी आप ही की तरह जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं बिल्कुल। और जुड़ करके एक साथ एक अच्छा टारगेट अचीव किया जाएगा और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा अशोका सिविल्स का, उस दिन तहलका मचा देंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। ठीक, आइए देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इतिहास क्या है। आखिर ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो ला करके आपके सर पे मढ़ दी गई है, जो बिल्कुल बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, इससे भागने लगते हैं, उबने लगते हैं, बोलते हैं हमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो इतिहास का मतलब ये हो गया कि आपके पास्ट में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसका एक संकलन कर दिया गया है। उस संकलन को ही इतिहास कहा जाता है। जैसे आप हैं, आपके घर में दादा दादी मम्मी पापा ये सारे लोग हैं। हम अधिकतम 3 पीढ़ी तक का ज्ञान रखते हैं, दादा दादी मम्मी पापा हम। इसके बाद का हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम दादा के साथ बैठते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे पिताजी ऐसा किया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम में 3 पीढ़ियों का ज्ञान होता है, 3 पीढ़ी के ऊपर हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर दादाजी से हमें सुनने को मिलता है कि हमारे पिताजी ने ये काम किया, इस तरह हम रहते थे, तो मतलब क्या हो गया, हम इतिहास जान रहे हैं, पास्ट की चीज़ जान रहे हैं। हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान मिल रहा है। वैसे ही ये किताब भी है। हमें पता नहीं है कि मानव सभ्यता थी नहीं थी, क्या थी, कुछ नहीं, हम तो थे नहीं उस समय, लेकिन फिर भी हमें पता है कि मानव का उद्विकास कैसे हुआ। क्यों कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं चिंपैंजी हैं? कहीं देखने को मिलते हैं? कहीं चिड़ियाघर में 1-2 मिल गए तो मिल गए, नहीं तो मिलते हैं नहीं। लेकिन हमें पता है ना कि चिंपैंजी, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, स्रोत हमको मिला है खुदाई से। पुरातत्व विभाग ने हमको बताया है कि देखो ये चीज़ें जो थी वो पुरातत्व विभाग की हैं। कहीं हड़प्पा से हमको कुछ चीज़ें मिल गई, तो कहीं से हमको, जैसे हम कहें, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो है वो है प्राचीन इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक। प्राचीन नाम से ही स्पष्ट है। प्राचीन का मतलब ये कि स्टोन एज की बात करेंगे हम, बहुत पुरानी बातें करेंगे हम। जो बहुत पुरानी बातें हैं उसको प्राचीन काल में रखा गया है। और जो इन दोनों के बीच में आता है, या तो ना तो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो पाया था और ना बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसको हम रख दिए मध्यकाल में। और जो आधुनिक काल यानी जिसमें हम जी रहे हैं, मॉडर्निज्म में, जैसे हम कहते हैं, एक शब्द काफ़ी प्रचलन में है, मॉडर्न। कोई सी बात करो किसी से तो एक बात बोलता है, अरे हम मॉडर्न हैं, लेकिन एक्चुअल में मॉडर्न मतलब होता क्या है ये किसी को नहीं पता है। बस बोल देते हैं हम कि मॉडर्न है। वैसे ही इसका नाम रखा गया मॉडर्न, यानी कि आधुनिक काल कहा गया, जिसमें हम इस समय जी रहे हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांट के हमने पढ़ा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन 3 कालखंडों में बांट करके हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे प्राचीन काल से थोड़ी बहुत चर्चा कर ले हम। ये क्लास केवल इंट्रो क्लास है, ये अभी इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम
उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे जहां से आयोग प्रश्न पूछता है। फालतू की कूड़ा कबाड़ा लिखवा करके एकदम पोथी बनवा दें हम आपका, वो काम नहीं करना है। हमें बस उस टॉपिक को टच करना है जहां पे आयोग की नज़र है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें बस सिलेक्शन लेना है। तो प्राचीन इतिहास की बात करें, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, चहुंदड़ो, रंगपुर, लोथल, बनावली, कालीबंगा, ये कुछ नाम हैं जिन्हें आपको ऐसे इट इज़ रटना होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, चहुंदड़ो, रंगपुर, लोथल, बनावली, कालीबंगा, यहाँ से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पूछ लेगा आपसे कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिला है। अब जुते हुए, अब सिविल में क्वेश्चन, ये तो वनडे का क्वेश्चन हो गया, सीधे सीधे पूछ लेगा कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपने कह दिया कालीबंगा से मिला है। लेकिन आईएएस ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा ऑप्शन। यहां से हल्के साक्ष्य मिले हैं, तो वहां कॉमन सेंस लगाना होगा आपको कि खेत तभी जुतेगा जब वहां हल होगा। अब नाखून से तो खेत कोई जोतेगा नहीं, तो हल होगा तभी वहां से आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलेगा। जैसे पूछ लिया कि रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब यह है कि यहां धान था, और जब धान की भूसी मिली है तो इसका मतलब यह है कि यहां चावल भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि धान को भूसी निकाल के चावल हमने फेंक दिया, चावल भी यूज में किया होगा हमने। तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला, मतलब ये कि वहां चावल भी होगा। रटने से आईएएस क्लियर नहीं होता है, समझने से आईएएस क्लियर होता है। इस तरह से वो रिलेट करके प्रश्न डालता है, और फिर हम कहते हैं कि सर ने तो पढ़ाया था केवल धान की भूसी का साक्ष्य मिला था, चावल तो बताया नहीं था, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप सटीक करके आएंगे। ठीक, तो ये प्राचीन इतिहास से। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गया स्टोन एज, यानी कि पत्थरों को खोद करके निकाला गया है पुरातत्व विभाग ने। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सभ्यताएं विकसित हो जाएंगी, तो हमें और आगे मिलेंगे, जैसे वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से भी हमें प्राचीन इतिहास के साहित्य के बारे में पता लगता है। उस समय की संस्कृति क्या थी, उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उस समय का कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या था, कृषि करते थे लोग या पशुपालन पे ही डिपेंड थे। इन सभी चीज़ों का साक्ष्य हमको वेद पुराण से मिलता है। फिर जब हम जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती जाएंगी तो कुछ कुरीतियां भी आती जाएंगी। अब जब कुरीतियां आ जाएंगी समाज में, तो उनको ठीक ठाक करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो हम धर्म पढ़ेंगे। धर्म में जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस तरह के धर्म पढ़ेंगे। सब लोगों ने अपने अपने धर्म में अपने अपने मतानुसार समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर धर्मों के बाद जो है हम पहुंच जाएंगे महाजनपद काल में, यानी कि अब जो है बड़े बड़े राज्यों का उदय होगा। अब तक क्या था, छोटे छोटे कबीले हैं। जैसे गांव में होता ना कि अगल बगल गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपका गांव है, आपके बगल के गांव है, एक और बगल का गांव है, और आपके गांव वालों ने क्या किया, इकट्ठा हुआ रात में और बगल वाले गांव पे अटैक कर दिया। अब उनको मार पीट के बोला कि तुम हमारे गांव में मिल जाओ।
फिर इकट्ठा हुए, फिर तीसरे गांव को लूट लिया, हमने तीसरे गांव को एक में मिला लिया। ऐसे छोटे छोटे कबीलों को हमने जीत करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर दिया, और वहीं से नाम पड़ेगा मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, यहीं से हमें महाजनपद काल पढ़ने हैं, और फिर धीरे 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 हम पहुंचेंगे मौर्य वंश में। सबसे इंपॉर्टेंट वंश प्राचीन काल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश कह सकते हैं, मौर्य वंश है। और इसमें जो एक राजा है अशोक, ये सबसे मोस्ट हो जाता है, जिसको हमें बहुत डीपली पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, 101% तय होता है। उसके बाद फिर मौर्य वंश के बाद हम पहुँच जाएंगे गुप्त वंश, पल्लव वंश, ठीक, तरह तरह के वंश पढ़ेंगे। ये वंश का मतलब ये हो गया कि जो विजित करता गया, जैसे आपका गांव है, आपने अपने बगल वाले गांव को जीत लिया, तो आपने अपने ही गांव पे रख लिया या अपने नाम पे रख लिया। फिर आपका बेटा आया, उनका बेटा आया, उसने कुछ विजित किया, उसने अपने नाम पे रख लिया। तो इसी तरह से ये वंशों का नाम बदलता चला गया। जैसे जैसे राजा बदलते गए, वैसे वैसे वंश का नाम बदलता चला गया। आगे जब हम बढ़ेंगे 712 ईस्वी के आसपास, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक बीसी है और एक एडी है। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं, यानी कि 1 ईस्वी जो है उसको हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी घटनाएं होती हैं उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। उसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ पीरियड उल्टा चलता है। जैसे मैं कहूँ कि किसी का जन्म 462 ईसा पूर्व हुआ है और उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व हो गई, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हुआ, 462 में पैदा हुआ और 332 में मर गया। नहीं, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ टाइम ऑफ पीरियड जो होता है वो उल्टा चलता है। और फिर जब हम 1 ईस्वी में पहुँचते हैं, ईसा मसीह के जन्म के समय पहुँचते हैं, उसके आगे की जो घटना है उसको हम फिर ईस्वी कहते हैं। यानी कि अब यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस समय की हम बात करें तो नियर अबाउट 21वीं सदी में हम लोग इस समय जी रहे हैं। 21वीं सदी की घटनाओं कालक्रम में हम जी रहे हैं। तो 712 ईस्वी के टाइम पीरियड की बात करें हम, 712 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्री मध्यकालीन कहते हैं। यानी कि मध्यकालीन और प्राचीन के बीच का जो टाइम पीरियड हो जाता है इसको हम प्री कहते हैं। यानी कि पहले का 1206 से लेकर के लगभग 1600 ईस्वी तक के कालक्रम को हम मध्यकालीन कहते हैं, और 1607 से लेकर के 1947 तक के टाइम ऑफ पीरियड को हम जो है आधुनिक काल या कह सकते हैं प्री आधुनिक काल के टाइम ऑफ पीरियड में इसको रखते हैं। मध्यकालीन की थोड़ी सी चर्चा कर लें। मध्यकालीन में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, मध्यकालीन तक आते आते जो हमारा कल्चर था, जो राजवंश थे, वो सब एक दूसरे को मार काट करने में बिलीव करते थे। इसका फ़ायदा कौन उठाया? तो इसका फ़ायदा उठाया अरबों ने, तुर्कों ने। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा मज़ा लेके जाता है, यानी तीसरा आएगा और वो आप दोनों को लड़ाता रहेगा और खुद आपके साम्राज्य का हिस्सेदार बन जाएगा। यही कार्यक्रम यहाँ चलेगा कि जब छोटे छोटे राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो उसमें अरबों ने और तुर्कों ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया। तो 712 के टाइम ऑफ पीरियड में
मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। ये पहला अरबों का सफल आक्रमण था। ये 711 में भी अटैक करता है लेकिन असफल हो जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अरबों का आक्रमण करके और सफल आक्रमण हुआ और उसने भारत की सरजमी पर कदम रखा। 1191 और 1192, 1194, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 द्वितीय युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध। ये वो कालखंड हैं जिसने भारत को और 200-400 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ना शुरू कर दिया। कैसे? 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान, जिसको आप पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के मैदान में इसने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अटैक किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको पराजित कर दिया और यह वापस गजनी लौट गया। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम थोड़ी मोड़ी जीत हमको मिल जाती है तो हम खुशी में पागल हो जाते हैं। जश्न मनाओ, ढोल बजाओ, बिल्कुल पूरे साल जश्न जैसा माहौल रहता है। यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की कि पूरे साल जश्न के माहौल में डूब गया कि अब तो गोरी वापस आएगा नहीं। लेकिन गोरी का क्या था कि उसको यह युद्ध जो ये परास्त हुआ इसको दिल पे लग गई और फिर से जाके इसने जम के तैयारी किया। जैसे आप प्री कर लो, मेंस कर लो, इंटरव्यू में रह जाओ और फिर बात दिल पे आ जाए, ईगो पे आ जाए, नहीं इस बार करना ही करना है, और एकदम से जा करके आप लग गए। और फिर 1192 के द्वितीय एक ही साल बाद इसने फिर से अटैक किया और उसी तराइन के मैदान में। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, इसको इसने बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर के चला गया। 1194 चंदावर का युद्ध, जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र हुआ करता था, लेकिन कुछ विडंबनाओं के चलते संयोगिता जो इसकी पुत्री है, संयोगिता जो इसकी पुत्री है, इसके साथ पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक दिन स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान इसकी बहन को उठा के लेके भाग जाता है, जिससे जयचंद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इसने मोहम्मद गोरी से मदद मांगी और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का भरपूर साथ दिया। यानी कि हमने एक विदेशी को खुद आमंत्रित किया। रिजल्ट क्या आया? जयचंद को लगा कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया, मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिसको हमने आमंत्रित किया है कल वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। 1194 चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी इसने पराजित किया और पूरे भारतवर्ष पर इसने क्या किया? कब्जा कर लिया। इसने गोरी को बुलाया था सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से हटाने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए, और ये कभी उम्मीद नहीं करता था जयचंद कि गोरी यहाँ पे रुकेगा। उसको ये लगता था कि वो आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। लेकिन 1194 के चंदावर के युद्ध के बाद गोरी ने यहीं अपना प्रतिनिधित्व रखने का फैसला कर लिया और अपना प्रतिनिधित्व रख करके ये वापस चला जाता है। 1206 में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम है। 1206 में यह भारत की गद्दी पर आसीन होता है और यहीं से शुरू होता है गुलाम वंश।
यहीं से गुलाम वंश की कहानी शुरू होती है। 1206 में ये गद्दी पर बैठता है और रियल मध्यकालीन इतिहास की झलक हमको यहीं से देखने को मिलती है। इसके बाद फिर आपका गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोदी वंश आएगा। लोदी वंश जो है सबसे अंतिम वंश है, क्योंकि 1526 में बाबर जो एक तुर्क है, तुर्क अफगान है, यह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, जहां से लोदी वंश समाप्त हो जाता है और यहीं से मुगल वंश शुरू होता है। मुगल वंश। अब मुगल वंशों में कभी कभी क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आ जाती है कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा। तो सबसे पहले बाबर बैठता है, बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं बैठता है, इसके बाद अकबर बैठेगा, अकबर के बाद जहांगीर बैठेगा, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ये क्रोनोलॉजी है, कभी कभी पूछ लेता है इसको मिलाने के बाद कि कौन किस कब कब गद्दी पर बैठा। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में इसकी मृत्यु के बाद ही हम तुरंत शुरू करते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल यानी कि मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। उत्तर मुगल काल यहाँ से शुरू होता है, मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। ये इतनी जो सारी बातें हमने आपको बताई, ये सब के सब मध्यकालीन इतिहास में हमें पढ़ना है। ये सारा का सारा हिस्सा मध्यकालीन इतिहास का है। मध्यकालीन इतिहास को हमने देख लिया। अब हमें शुरू करना है आधुनिक काल या आधुनिक इतिहास। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब से पहले मैं बताऊं 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी का गठन होता है जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये केवल 15 वर्षों के लिए बनी थी, महारानी से फरमान लेकर के 15 वर्षों से बनी थी। ये सरकारी कंपनी नहीं थी, यह एक प्राइवेट संस्था थी। जैसे हम 7-8 लोग मिलके या 10-20 लोग मिल करके 100 रुपया इकट्ठा करें और किसी एक व्यक्ति को दे दे कि भाई तुम एक काम करो, ये 500 रुपये या 5000 रुपये तुम पकड़ो, आज मूंगफली लेके आओ, सड़क पे बैठ के तुम बेचो, बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से हमको हिस्सा दे दो। तो कुछ इसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी थी। लगभग 214 लोग मिल करके इसमें पूंजी लगाए थे और पूंजी लगा करके ये कंपनी इन्होंने क्रिएट किया था। 15 वर्षों के फरमान के साथ ये पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इनको फरमान मिला था कि आप पूरब के देशों के साथ जा करके व्यापार करिए। लेकिन कितने समय तक? केवल 15 वर्षों तक। लेकिन फिर बाद में जब इस घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने कहा कि ये 15 वर्षों तक नहीं, जब तक मन करता है तब तक व्यापार करो। क्यों? क्योंकि एक राज्य को चाहिए क्या? उसको टैक्स चाहिए ना, क्योंकि टैक्स से ही हमारा देश चलता है। तो जो ये 15 वर्षों का हमने कंपनी को फरमान दिया था, कंपनी गई विदेश में अपना काम कर रही है और वहां से जो उसको प्रॉफिट आ रहा है उसका टैक्स हमको भी मिल रहा है। तो हमने कहा भैया ये 15 वर्ष नहीं, अब तुम जब मर्जी जितना मर्जी उतना व्यापार करो, बस प्रॉपरली हमको टैक्स देते रहो।
तो किसी भी स्टेट को केवल टैक्स से मतलब होता है। कोई भी कंट्री टैक्स से ही चलती है। आप टैक्स नहीं दोगे, टैक्स चोरी करोगे, तो फिर सरकार विफल हो जाएगी, क्योंकि सरकार के घर में खजाना नहीं है। सर जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मशीन छापने की मशीन है तो रात भर एक काम करो, बैठो अद्धा नोट पे नोट एकदम छापे पड़े हो, बोरा बोरा एकदम, लो भैया मार्केट में पूरा पूरा नोट है, नोट आ गया। ऐसा नहीं होता है। आरबीआई की गाइडलाइन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। जितना पैसा छापोगे उतना सोना गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके आप पैसा छाप सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अपने पास मशीन है तो जितना मर्जी छाप दो, ऐसा नहीं होता है। टैक्स से ही कंट्री चलती है। जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, चाहे हम एक टॉफ़ी भी खरीदने जाते हैं ना, उस पर भी 25 पैसे का टैक्स हम सरकार को देते हैं। तो सबसे बड़े टैक्स पेयर हम लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, एक तरह से कहें इसका नाम आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको उत्तर मुगल काल क्यों कहा हमने, इसको सीधे सीधे आधुनिक भारत हम क्यों नहीं कह देते, इसको हम उत्तर मुगल काल क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी राजा हुए, सब एक से बढ़ के एक प्रतापी और कट्टर राजा हुए। कोई औरंगजेब के समय 22 प्रांतों पे कब्जा था इसका। औरंगजेब अगर किसी को अपने टक्कर के बराबर मानता था, जिससे वो लोहा मानता था, वो थे सिर्फ शिवाजी। औरंगजेब केवल और केवल शिवाजी से ही अपना प्रतिद्वंदी, सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी शिवाजी को मानता था। बाकी उसके सामने कोई टिकता उकता नहीं था। वो गर्दन पहले काटता था और उसके बाद पूछता था कि इसने किया क्या था। तो बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब। उसके शासनकाल में एक बार अंग्रेजों ने क्या किया था कि बंगाल में विद्रोह कर दिया था। एक जहाज था मुगलों का, उसको डुबा दिया और औरंगजेब ने उन्हें भारत से ही बाहर निकाल दिया था। बांग्लादेश में एक फुल्टा द्वीप पड़ता है जिसको फीवर द्वीप कहते हैं, वहां जाके शरण लिया उन्होंने। और जब फीवर से मरने लग गए तो फिर आकर के औरंगजेब के पैरों में गिर के माफी मांगे और फिर से वो बंगाल में आ गए। तो जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन औरंगजेब के मरते ही इतना बड़ा साम्राज्य होता ना कि पिताजी ने आपके लिए एकदम 50 बीघा खेत खरीद लिया, और पिताजी के जाने के बाद जैसे ही बागडोर आपके हाथ में आई, उसी दिन आपने 5 बीघा बेच के फॉर्च्यूनर खरीद लिया। अब फॉर्च्यूनर तो आ गई, लेकिन अब उसमें तेल कहाँ से पड़ेगा, तो फिर अगला 5 बीघा बेच दिया। तो वही काल मुगलों ने किया। उत्तर मुगल काल इसीलिए कहा जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य एकदम ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया, हाथ से निकलता चला गया। एक छोटे मोटे राजा विद्रोह कर दिए, ठीक है तुम जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? उत्तर मुगल काल में सबसे पहला शासक बनेगा मोहम्मद शाह। क्रोनोलॉजी सर थोड़ा सा उल्टा हो रही है, ठीक। उत्तर मुगल काल में नहीं, सॉरी, बहादुर शाह, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया। बहादुर शाह, आप इसको बहादुर शाह प्रथम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला शासक भी बहादुर शाह के नाम से ही मिलेगा, बहादुर शाह। इसके बाद जितने लोग, क्योंकि ये वयोवृद्ध था, 67-68 साल की उम्र थी, उसमें ये राजा बनता है। तो ये सुलह कुल की नीति अपनाता है कि हम मारपीट नहीं करेंगे, जो जहां स्वतंत्र होना चाहता है हो जाए। तो धीरे धीरे सारा कुछ इनके हाथ से कंट्रोल छिनता चला गया। लास्ट में बहादुर शाह, मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह आएगा। ये सब पढ़ाएंगे हम आपको, अभी बस क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। ये लगभग 1739 का घटनाक्रम है। नादिर शाह आता है मोहम्मद शाह के दरबार में। यह लेकर के क्या किया जाता है, मयूर सिंहासन, जिस पर शाहजहां बैठा करता था। मयूर सिंहासन के साथ साथ ये लेके जाता है कोहिनूर हीरा।
मज़ेदार कहानी यह है कि मोहम्मद शाह जो था ये एक्चुअल में राजा बनने की योग्यता रखता ही नहीं था, एक तरह से ज़बरदस्ती राजा बनाया गया था। ये अपने खर्च के लिए क्या करता था, टोपियाँ सिलता था। टोपियाँ सिल करके मार्केट में शाम को जाके बेच करके आता था, उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्च चलाता था। राजशाही खजाने से ये 1 रुपया नहीं छूता था। क्यों? क्योंकि हम जब आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब हर्यक वंश, प्राचीन काल में हर्यक वंश की स्थापना होती है, वहीं से मार काट शुरू हो जाती है। पिता की गर्दन काट के राजा बन जाओ, पिता की गर्दन काट करके राजा बनने का जो परंपरा शुरू होता है वो यहाँ तक आता है। एकदम की गर्दन काटो, भाइयों को मार दो, राजा हमको बनना है तो जितने भी भाई हैं सबका कत्ल कर दो, बाप को जेल में डाल दो। ये सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस तरह से कोई अपने पिता को कैद कर लिया, किसी ने अपने भाइयों को मार दिया। जनश्रुति है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। सोचिए 99 लोगों का मर्डर किया था उसने। तो ये इसी का नाम इतिहास है, आपको जानने को मिलेगा। अभी इस समय क्या है कि हमारे ऊपर संविधान है, अगर हम एक की हत्या करते हैं तो पूरी जिंदगी हमको जेल में बितानी पड़ती है। इन्होंने 99 का गर्दन काट दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय संविधान नहीं था। ठीक, वो राजा थे, उन्हीं का कानून था, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। ठीक, तो नादिर शाह, मोहम्मद शाह टोपियाँ सिलता था। नादिर शाह जब मयूर सिंहासन लेकर के जाने लगा तो ये टोपी वोपी लगा के बैठे थे और टोपी लगा लिए। जाते जाते नादिर शाह ने कहा कि साहब आपने खातिरदारी तो बहुत की, खूब पैसा दिया आपने, मयूर सिंहासन भी दे दिया आपने, कोई विद्रोह भी नहीं किया आपने, बड़े खुशी खुशी से दे रहे हो, तो काहे नहीं अपनी टोपी भी दे देते हमको। अब ये कैसे मना करे कि भाई टोपी नहीं दे सकते, इसमें तो कोहिनूर छिपा रखे हैं, लो ले जाओ टोपी। तो इन्होंने टोपी भी दे दिया और कोहिनूर हीरा भारत से बाहर चला गया। इस समय कोहिनूर हीरा जो है वो ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। जो ब्रिटेन की महारानी को ताज पहना जाता है, या जो भी वहाँ का महाराजा या महारानी बनता है जिसको वो ताज पहना जाता है, उस ताज में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको उत्तर मुगल काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड में मुगलों का पूरी तरह से पतन हो गया। अब इसके बाद की जो टाइम ऑफ पीरियड आती है, लगभग 1757 से लेकर के 1947 तक का जो घटनाक्रम होता है, इसको हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में आधुनिक भारत का टाइम ऑफ पीरियड यहाँ से शुरू होता है। 1757, प्लासी का युद्ध, ये सारे घटनाक्रम पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लासी का युद्ध क्या था? प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, कोई युद्ध नहीं था, एक छल था, एक धोखा था। क्या था? प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब है, उसका सेनापति और इसके कुछ प्रतिद्वंदी, बंगाल का नवाब, उसका सेनापति, उसके कुछ प्रतिद्वंदी, सेनापति और प्रतिद्वंदियों ने मिलकर के इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि ये सब जा करके अंग्रेजों से मिल जाते हैं। सेनापति उस समय मीर जाफर था, सेनापति मीर जाफर था, जो जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है। और इसके प्रतिद्वंदी में, इसकी प्रबल प्रतिद्वंदी इसकी मौसी घसीटी बेगम थी। और वहाँ का सेठ जो था, यानी आप कह सकते हो कि जैसे बनिया टाइप का, जो राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर होते, जैसे इस समय हम बात कर लें, अंबानी की बात कर लें, टाटा की बात कर लें, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उस तरह का एक व्यक्ति था मानिक चंद, जो सेठ था। ये सब के सब जाकर के अंग्रेजों से मिल जाते हैं और एक षड्यंत्र मात होता है कि प्लासी के युद्ध में हम इकट्ठा होंगे और हम आत्मसमर्पण कर देंगे। वैसा होता भी है कि प्लासी के युद्ध में जब सेनाएं आमने सामने होती हैं, कुछ ही घंटे बीते होते हैं, तभी मीर जाफर ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। सेना तितर बितर हो गई और बंगाल का नवाब
वहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है और मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। ये सारा टाइम ऑफ पीरियड, ये सारा घटनाक्रम हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यहाँ से फिर टाइम ऑफ पीरियड आगे बढ़ता है। 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध ने ही ये डिसाइड कर दिया था कि अब भारत पर राज्य कौन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जा सकता है। सबसे बड़ा युद्ध कहने से तात्पर्य, एक तरफ 3 सेनाएं थी और एक तरफ केवल अंग्रेज थे। 3 सेनाओं में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का बादशाह, इन 3 सेनाओं ने मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था और ये 3 सेनाएं हार गईं। 3 सेनाएं हारने का तात्पर्य ये था कि बंगाल, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था, जैसे बंगाल आज के डेट में अगर आप लोकेशन पे देखोगे तो केवल आपको वही कोलकाता वाला सीन दिखाई देगा पश्चिम बंगाल के नाम से, लेकिन उस समय का बंगाल ऐसा नहीं था। उस समय के बंगाल में पूरा का पूरा बिहार आपका था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, ये सारा का सारा क्षेत्र जो था वो बंगाल के अंतर्गत आता था और एक समृद्धशाली प्रदेश के अंतर्गत आता था। वहाँ का नवाब हार गया। अवध जो बफर स्टेट का काम करता था, बफर स्टेट मतलब होता है कि 2 बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य, जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, अगर आप थोड़ा भी बहुत मैप के बारे में जानकारी है, थोड़ा भी बहुत अगर आप जान रहे हो, तो आप देखोगे कि भारत के ऊपर जो है, एकदम ऊपर चाइना बैठा हुआ है और भारत है, उसके बीच में एक भूटान देश है जो एकदम छोटा सा है बीच में। वो क्या करता है, भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। तो उसी तरह से अवध जो था वो उत्तर और दक्षिण के बीच में बफर स्टेट का काम करता था, यानी उत्तर से सेनाएं चलती थी तो अवध में जाकर के ठहर जाती थी, दक्षिण से चलती थी तो अवध में जाकर ठहर। अवध वालों का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, बड़े शांति प्रिय ढंग से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन बक्सर के युद्ध में भाग लिया इन्होंने और ये भी हार गए। तीसरा व्यक्ति था भारत का बादशाह, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि जो देश का सर्वे सर्वा जो था वही हार गया। यानी कि इस समय अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि अगर दिल्ली विजिट कर लिया किसी ने, सपोज करो कि अभी हमारे ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया और अमेरिका ने दिल्ली विजिट कर लिया, यानी दिल्ली में आकर के अमेरिकी सेना बैठ गई, तो मतलब ये कहा जाएगा कि पूरे भारतवर्ष को क्या किया, अमेरिका ने विजिट कर लिया। यानी कि दिल्ली जो है हमारा मुख्यालय है, हमारा मुख्यालय उनके कब्जे में चला गया तो पूरा का पूरा सिस्टम है उनके कब्जे में चला जाएगा। तो उसी तरह से भारत का बादशाह जो था, मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, ये भी हार गए। यानी कि पूरी तरह से पूरा सिस्टम जो था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब क्या था कि अगर आप युद्ध हारे हो तो संधि होगी, एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट में आप जानते हो कि अगर हारा हुआ व्यक्ति है, कोई हारा हुआ व्यक्ति है, तो उससे जो कहोगे वो हाँ हाँ करेगा, क्योंकि उसके पास अदर ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें इलाहाबाद की संधि होगी, 2 संधि होगी, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को होती है। इसमें क्या होता है, पहली संधि होती है अवध के नवाब से। अवध के नवाब हैं थोड़ा सा नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है देख लेंगे। अवध के नवाब से
12 अगस्त को होती है। इनसे कहा गया कि आप युद्ध हर जाने के रूप में 24 लाख रुपया दे दीजिए, कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र हमको दे दीजिए। उस समय अवध में कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र, अगर आज के भौगोलिक क्षेत्र से हम जानने का प्रयास करें तो जब आप इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, चित्रकूट वगैरह वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा इलाहाबाद वाला क्षेत्र और उधर का जितना भी क्षेत्र पड़ता है वो सब कड़ा और मानिकपुर में आता है। उस समय कड़ा और मानिकपुर पूरे अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर क्षेत्र था, यानी सबसे ज्यादा राजस्व जो था वो कड़ा और मानिकपुर से आता था। अंग्रेजों ने क्या किया, बोला 24 लाख रुपया दे दो प्लस हमको कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र दे दो, यानी दो चीजें उन्होंने अवध के नवाब से ले लिया। अब 16 अगस्त को बुलाया उसने। बंगाल का जो नवाब था वो युद्ध मैदान से ही भाग गया, कहीं पठारी क्षेत्रों में, कहाँ जाके मर गया कुछ पता नहीं है, वो अपना उधर ही निकल गया। फिर 16 अगस्त को बुलाते हैं शाह आलम द्वितीय साहब को कि आइए अब आपके साथ एग्रीमेंट होगा। ये भी पहुंचे। इनके साथ एग्रीमेंट में क्या हुआ कि कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र आप रख लो, कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र आप रख लो, बदले में हमको दीवानी का मैटर दे दो। अब दीवानी क्या चीज़ आ गई, देखिए जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फौजदारी मामला और एक होता है दीवानी का मामला। फौजदारी मामले में क्या होता है, जैसे आपने किसी को मार पीट दिया, सर्वर फूट उठ गया, वो सारा जो केस चलता है वो फौजदारी में चलता है। दीवानी में जैसे पैसे वैसे का झगड़ा हो गया, जमीन जायदाद का विवाद हो गया, उसको दीवानी वाले सेक्टर में रखते हैं। देखो अंग्रेजों की कूटनीति थी क्या, अंग्रेज चाहते तो गद्दी से हटा करके इनको खुद राजा बन सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, प्रश्न यहीं से बनेगा कि क्यों नहीं किया। सब कुछ तो उनके हाथ में था, वो चाहते तो हटा के गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे का तात्पर्य ये था कि पिछले 200 सालों से हमने मुगलों का शासन देखा था, यानी कि हम मुगलों के आदी हो गए थे, और अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उनको हटा के गद्दी पे बैठ जाए और हमसे कह दे कि हम तुम्हारे राजा हैं, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जनता में हो जाएगा विद्रोह, और जनता अगर विद्रोह पर आ गई तो फिर उखाड़ करके आपको फेंक देगी। तो यहां अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो जनता के बीच में पहले हीरो बनो, उनके बीच में अपनी छवि कायम करो, तब आप लंबे समय तक टिक सकते हो, नहीं तो नहीं टिकोगे। तो अंग्रेजों ने भी यही किया, इन्होंने कहा कि दीवानी वाला मैटर हमको दे दो और फौजदारी वाला मैटर तुम रख लो, और यही नींव पड़ती है द्वैध शासन की। द्वैध शासन, दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब ये होता है कि मुखौटा किसी का लगा दो सामने से और उसके पीछे पूरी बागडोर पकड़ के आप बैठे रहो। सामने से तो दिखाई देगा कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, बट एक्चुअल में पीछे से जो बोला जा रहा है वही वह व्यक्ति काम कर रहा है। तो द्वैध शासन की नींव यहीं से पड़ती है। दीवानी वाला मैटर इन्होंने रख लिया, फौजदारी मैटर राजा को दे दिया। अब जितने भी टैक्स वगैरह वसूलने हैं, जैसे सपोज करो कि आपको माल गुजारी हमें 10 रुपया देनी थी, आपने नहीं दिया, अब हम अपने घोड़े से पहुंचेंगे और आपसे कहेंगे कि मालगुजारी हमको दे दो 10 रुपये। आप कहोगे कि सर 2 दिन बाद ले लो, हमारे पास है नहीं। हमने क्या किया, आपको वहीं मारना पीटना शुरू किया, आपके घर का सारा सामान ले लिया और लेके चलते बने। आपने कहा कि हम राजा के दरबार में जाके फरियाद करेंगे, उसने बोला जाके बोल दो, क्योंकि राजा तो कठपुतली शासक बन के बैठा हुआ है ना। जब आप जाकर के वहां फरियाद किए तो पीछे से बोला गया कि इनको 50 कोड़े मारने का ऑर्डर दे दो। अब राजा क्या ही करता, उसने कहा नहीं, तुमने दंड किया है, तुमने अपराध किया है, टैक्स पे नहीं किया, तुमको 50 कोड़े का दंड दिया जाए। अब 50 कोड़े पीठ पे पड़ने के बाद आप बाहर निकल के तो ये नहीं कहोगे वाह मेरा राजा कितना अच्छा है, कितना प्रिय है, ऐसा तो निकलेगा नहीं। और वहीं बगल में कोई अंग्रेज बैठा है, उसने कहा कि अरे यार तुमको तो 50 कोड़े पड़ेंगे भाई, तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, ये लो 10 रुपये 15 रुपये तुम ले लो, दे दो। अब तुम बाहर जाके क्या बोलोगे, यार अंग्रेज हैं भले बाहर के लेकिन बड़े न्यायप्रिय हैं, उससे हमारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए अंग्रेज बड़ा अच्छा है। तो यही थ्योरी उन्होंने लगाई, इसी थ्योरी पर ये काम करेंगे और जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ये प्रयास चलता रहेगा 1857 तक। 1857
को इतिहास के काल में हम सैनिक विद्रोह या कंपनी के लोगों से आजादी, सैनिक विद्रोह या कंपनी के लोगों से आज़ादी के रूप में इसको हम डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1857 तक आते आते इतनी सारी घटनाएं हो गई कि अंग्रेजों के पांव कभी कभी हिल जाते थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह हो जाता है जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से कांप गए थे। अगर ये सैनिक विद्रोह एक साथ पूरे भारतवर्ष में हुआ होता तो 1857 में ही अंग्रेज यहां से चलते बने होते, यहां रुकने की नौबत ही नहीं बनती। लेकिन वही था, यूनिटी नहीं थी ना हमारे पास, यूनिटी की कमी थी। क्या था कि अगर अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया तो बाकी सब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, कानपुर में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, फैजाबाद में देख रहे हैं कि अच्छा बेगम हजरत ने किया है विद्रोह, चलो देखते हैं क्या होता है। अंग्रेजों को पूरा समय मिल जाता था, उसने अपनी पूरी सेना झोंक दी। अब अवध का उन्होंने विद्रोह शांत किया। अवध का विद्रोह जैसे ही शांत हुआ वैसे ही कानपुर में नाना साहब उठ गए, वैसे ही जैसे कानपुर का हुआ तब तक झांसी में लक्ष्मीबाई उठ गई, तब तक अब्दुल्ला साहब उठ गए, वीर कुंवर साहब उठ गए, असम में मनीराम दीवान साहब उठ गए। मतलब छिटपुट देख देख करके काम होना था। अगर ये सारे विद्रोह एक साथ हुए होते, अगर अवध में हुआ होता, कानपुर में हुआ होता, बिहार में हुआ होता, फैजाबाद में होता, बरेली में होता, झांसी में होता, असम में होता, सब इकट्ठे हो जाता। इतनी बड़ी सेना नहीं थी अंग्रेजों के पास कि सारे विद्रोह दबा देती। दूसरा कारण यह था कि जो मजदूर वर्ग था और जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये दोनों लोग इस आंदोलन से तटस्थ रहे। ना मजदूर वर्ग को कोई पड़ी हुई थी कि हम चलेंगे या हम इसमें भाग लेंगे, और ना ही उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें कोई मतलब था। तो एक तरफ